बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 7 में आज हम बात करने वाले हैं स्कैनएफ फंक्शन के बारे में। तो ये ऑलरेडी मैं 6 वीडियोस बना चुका हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो कि मैं अभी बना रहा हूँ ये भी आपको पसंद आएगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि स्कैनएफ फंक्शन क्या है। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा अपने बेसिक कंसेप्ट को रीमाइंड कर लें ताकि हम में इंटरेस्ट बिल्ड हो सके कि हम स्कैनएफ को क्यों यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से आपको अंडरस्टैंड करने में भी आसानी होगी। तो आइए वाइट बोर्ड की स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि किसी भी कंप्यूटर के 3 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अब बेसिकली कंप्यूटर खुद ब खुद तो ये काम नहीं कर सकता ना। कंप्यूटर आपको पता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये काम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहा होता है कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं हार्डवेयर को इनपुट लेने के लिए। तो आपको पता है कि जो प्रोग्राम होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर लिखे जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको कल भी डिटेल में बताया। तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो हमें बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करती हैं। इनमें से जो हम लैंग्वेज कर रहे हैं वो सी लैंग्वेज है। तो सी लैंग्वेज में इनपुट लेने के लिए हम स्कैनएफ फंक्शन को यूज़ करते हैं। आउटपुट के लिए मैंने आपको बताया था कि हम प्रिंटएफ फंक्शन को यूज़ करते हैं। प्रिंटएफ फंक्शन के बारे में कल हमने डिटेल डिस्कशन की। आज हम स्कैनएफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा कि ये फंक्शन जो है ये स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस से इनपुट लेता है और प्रोग्राम को भेजता है। ठीक है, या कंप्यूटर को भेजता है। अब यहाँ पे देखें कि फॉर एग्जांपल ये कीबोर्ड है और ये एक कंप्यूटर है। अब देखें, इस फंक्शन के थ्रू हम कीबोर्ड से इनपुट लेकर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी उस इनपुट को प्रोसेस करके बाद में आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। आउटपुट के लिए मैंने आपको बताया था कि हम डिस्प्ले स्क्रीन को यूज़ करेंगे और इनपुट के लिए हम कीबोर्ड को यूज़ करेंगे। मैंने आपको यह भी बताया था कि दो स्ट्रीम जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट के लिए स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। यहाँ पर एक और बात नोट करने की ये है कि जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, यानी कि जब हम इस फंक्शन को यूज़ करते हुए यूज़र से इनपुट लेते हैं, तो फिर हमें एक मेमोरी की ज़रूरत होती है जहाँ पर हम इस इनपुट को स्टोर कर सकें, और ये मेमोरी टेम्परेरी होनी चाहिए। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन की थी वेरिएबल्स के बारे में। तो आपको पता है कि रैम जो है ये एक टेम्परेरी मेमोरी है और रैम्स जो है वो सेल्स से मिलकर बनती है। हर सेल का यूनिक एड्रेस होता है। अब देखिए, ऐसे में अगर आप इनपुट को स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आपको इस सेल के एड्रेस का पता होना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर मैं आपको बताऊं कि यार फलां कॉलोनी में एक घर है, तो आप नहीं पहुंच सकेंगे। लेकिन अगर मैं आपको एक कंप्लीट एड्रेस दूं तो आप उस एड्रेस पे पहुंच सकेंगे। सिमिलरली कि अगर हम स्कैनएफ के अंदर उस वेरिएबल का एड्रेस देंगे तो उस वेरिएबल पे जाके वैल्यू स्टोर होगी, उस मेमोरी लोकेशन पर जाके वैल्यू स्टोर होगी। अदरवाइज कंपाइलर को नहीं पता चलेगा कि आप किस सेल में वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब हम प्रोटोटाइप के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर देखें कि इंटीजर जो है ये फंक्शन की टाइप है, स्कैनएफ फंक्शन का नेम है और ये कुछ पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर रहा है। बेसिकली ये फंक्शन क्या करेगा कि स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम से इनपुट को रीड करके इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर करेगा
उस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करेगा जिसको कि ये आर्गुमेंट पॉइंट करेगा। अब इस आर्गुमेंट में यानी कि इस एडिशनल आर्गुमेंट में हम पॉइंटर या उस वेरिएबल के एड्रेस को पास करते हैं। ये कौन सा वेरिएबल का एड्रेस होता है? ये इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है। बेसिकली वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन ही होते हैं, तो इसलिए मैं टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ वेरिएबल। अब ये कह सकते हैं कि ये जो स्कैनफ फंक्शन है ये इनपुट स्ट्रीम से इनपुट रीड करने के बाद इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर देगा, वो मेमोरी लोकेशन जिसको कि ये पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट पॉइंट कर रहा होता है। अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंटर्स भी पास कर सकते हैं। पॉइंटर बेसिकली क्या है कि एक वेरिएबल है जो कि दूसरे वेरिएबल का एड्रेस शो करता है, या फिर हम डायरेक्टली उस मेमोरी लोकेशन के यानी कि इस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को भी पास कर सकते हैं एम्परसैंड ऑपरेटर के थ्रू। अब ये फंक्शन stdio स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल के अंदर डिक्लेयर है, यानी कि अगर आपने इस फंक्शन को यूज़ करना है तो फिर आप इस लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करेंगे, और आपको पता है कि आप हैश इंक्लूड के थ्रू इसको इंक्लूड करते हैं। फंक्शन का नेम scanf है, यानी कि जब आप मेन में इसको कॉल करेंगे तो आप scanf के थ्रू कॉल करेंगे। फंक्शन दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, फॉर्मेट और एडिशनल कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें कोई सिंगल आर्गुमेंट भी हो सकता है या आर्गुमेंट की लिस्ट भी हो सकती है। फंक्शन की रिटर्न टाइप जैसा कि आपको पता है इंटीजर है। अब यहाँ पर देखें फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट जो है ये नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग है जिसमें वाइट स्पेसिस, नॉन वाइट स्पेस और फॉर्मेट स्पेसिफायर शामिल होते हैं। नॉन टर्मिनेटेड स्ट्रिंग ऐसी स्ट्रिंग होती है जो कि कैरेक्टर अरे की फॉर्म में होती है और उसको टर्मिनेट किया जाता है नल कैरेक्टर से। ये जब आप स्ट्रिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे या एरे के बारे में डिस्कशन करेंगे तब आपको इसके बारे में क्लियर होगा। अभी फ़िलहाल आप इसको याद रखें कि हमने जो इनपुट स्टोर करनी है वो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करनी है। एडिशनल पैरामीटर्स, द फंक्शन में accept a sequence of additional arguments या parameters each containing a pointer to allocated storage where data read from std in to be stored। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। अब ये फंक्शन जो है जितनी आइटम्स को रीड करेगा उनको काउंट करके रिटर्न करेगा, यानी कि अगर मैंने दो वैल्यूज़ इनपुट की हैं दो डिफरेंट वेरिएबल में, तो ये हमें दो आइटम्स को रिटर्न करेगा कि भाई आपने दो आइटम को फिल किया है या दो वेरिएबल को फिल किया है। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो ये नेगेटिव नंबर रिटर्न करेगा, या फिर अगर कोई और इनपुट फेलियर होता है तो ये फिर हमें EOF रिटर्न करेगा, यानी कि आपकी फ़ाइल भाई एंड हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि हम मेन में इसको किस तरह से कॉल करेंगे। तो ये हमारे फंक्शन की प्रोटोटाइप है जैसा कि आपको पता है। मेन में कॉल करने के लिए हम नेम से उसको कॉल करेंगे। फॉर्मेट में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफाई करते हैं, और एडिशनल आर्गुमेंट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम उस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को पास करते हैं। पॉइंटर के थ्रू भी कर सकते हैं या % ऑपरेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं। अब देखें कि चूंकि हमने यूज़र से इनपुट लेकर टेम्परेरी तौर पर कहीं पे स्टोर करनी है तो उसके लिए हमें फिर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ। चूँकि ये हमारा टेस्ट प्रोग्राम है तो हम कोई भी वेरिएबल जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि वेरिएबल का नेम डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। अब यहाँ पर हम स्कैनफ फंक्शन को यूज़ करेंगे। डबल कोड के अंदर हम उस इनपुट की टाइप को स्पेसिफाई करेंगे जो कि हम यूज़र से लेना चाह रहे हैं। तो ये हम इंटीजर टाइप लेना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर हम कोई पॉइंटर भी पास कर सकते हैं या डायरेक्टली एड्रेस ऑपरेटर के साथ उस वेरिएबल या उस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को भी पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करूँगा। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये एक रैम है, उसके अंदर ये एक सेल है। उस सेल का एड्रेस जो है आपको समझाने के लिए मैं कह देता हूँ कि ये जी
कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब ये जो एड्रेस ऑपरेटर है ये इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। अगर आप एड्रेस ऑपरेटर को यूज़ नहीं करते तो फिर कंपाइलर ये स्पेसिफाई नहीं कर पाएगा कि आपने कौन से वेरिएबल में या कौन सी मेमोरी लोकेशन में वैल्यू को स्टोर करना है। चूंकि उसका एड्रेस ही नहीं है मिल रहा उसको, तो फिर वो वैल्यू स्टोर नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये जो एड्रेस ऑपरेटर ए है ये पॉइंट कर रहा है इस लोकेशन को। अब होगा क्या कि इंटीजर की जो वैल्यू है वो इस लोकेशन में जाकर स्टोर होगी। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी कि अगर मैं आपको कहूँ कि यार फलां कॉलोनी के अंदर एक घर है उसमें आपने जाना है तो नहीं जा सकेंगे। लेकिन अगर मैं आपको कंप्लीट एड्रेस दूं कि फलां कॉलोनी के अंदर इस स्ट्रीट नंबर में ये हाउस नंबर है तो आपने वहाँ पर जाना है, तो आप इजीली चले जाएंगे। तो यही काम यहाँ पर हो रहा है। अगर मैं ये कह दूँ जी रैम में वेरिएबल बनते हैं तो बात तो ठीक है बनते हैं, लेकिन अगर हम उनको यूज़ करें तो हमें नहीं पता चलेगा ना कि हम किस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं। तो फिर हमें कंप्लीटली ये बात को डिक्लेयर करना होगा, स्पेसिफाई करना होगा कि हम इस एड्रेस में वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं। उसके बाद प्रिंटफ के थ्रू हम आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं। इस फंक्शन के बारे में हमने कल भी बात की थी। अब इसको हम कंपाइल करते हैं तो देखें ज़रा, हम यहाँ पर इनपुट दे देते हैं 34। तो ये क्या हुआ कि ये जो 34 वैल्यू है इसको हमने स्टोर किया है इस मेमोरी लोकेशन के अंदर। और उसके बाद इस मेमोरी लोकेशन से वैल्यू को उठाकर अपनी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया है। यानी कि अगर सिंपल लॉजिक में आपको बताना चाहूँ तो हमने कीबोर्ड के थ्रू सिंपल लॉजिक से इनपुट दी और वो इनपुट वेरिएबल में स्टोर हुई। अब वेरिएबल से वैल्यू जो है वो उठ के आ रही है डिस्प्ले स्क्रीन पर, तो उसके लिए फिर हमने प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ किया है। अब ये सारी प्रोसेसिंग यहाँ पर हो रही है, ये इनपुट का ऑपरेशन है और ये आउटपुट का ऑपरेशन है। एक और बात ये कि अगर आप यहाँ से एम्परसेंड को मिस कर दें, अब देखते हैं 34 इंटर करता हूँ, यहाँ पे कुछ एरर आ गया है। वजह वही है कि कंपाइलर को इस लोकेशन का एड्रेस नहीं मिल पाया, इस वजह से ये एरर मैसेज शो हुआ। अब ये एरर एक रन टाइम एरर होगा क्योंकि रन टाइम पर उसको मेमोरी लोकेशन का एड्रेस नहीं मिला, तो ये एक रन टाइम एरर है, इसको भी आप देख सकते हैं। अब अगर मैंने एक से ज़्यादा इनपुट एक ही फंक्शन के थ्रू लेनी हो तो यहाँ पर जितने आपने इनपुट लेनी है उस हिसाब से आप फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करेंगे और उसी सीक्वेंस में आर्गुमेंट पास करेंगे। यानी कि अगर मैं एक और वेरिएबल है मेरे पास फ्लोट का m, अगर मैं m में भी इनपुट को स्टोर करना चाहता हूँ तो फिर यहाँ पर मुझे, क्योंकि फ्लोट के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर f यूज़ करते हैं, यहाँ पर मुझे m यूज़ करना पड़ेगा। अब देखें ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर d है ये बेसिकली इंटीजर वैल्यू के लिए है और फॉर्मेट स्पेसिफायर f जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए है। तो जिस सीक्वेंस में आपने इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को लिखा है उसी सीक्वेंस में आपके आर्गुमेंट्स होने चाहिए। आप वेरिएबल को ओवरराइड भी कर सकते हैं, यानी कि ये एक वेरिएबल है a, अब मैं इसको ओवरराइड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं अगेन इसको रिपीट कर दूँ और अगेन इसी स्टेटमेंट को रिपीट करके हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं, क्योंकि वेरिएबल है तो वेरिएबल की तो डेफिनेशन ही ये है कि ऐसी वैल्यूज़ जो चेंज होती रहें। तो देखिए मैं इस वैल्यू को ओवरराइड कर सकता हूँ 34। यहाँ पर एरर ये आया कि हमने एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाया। 34 34 प्रिंट हुआ 45 45। देखें अब ये इस तरह से क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने एक लेक्चर नेक्स्ट जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर पर और एस्केप सीक्वेंस पे बनाना है,
ताकि हम अपनी आउटपुट को फॉर्मेट कर सकें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।